नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, एक क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। क्योंकि बच्चों हमारी जो 2 दिनों की स्ट्रेटजी थी बच्चों, 2 डेज की स्ट्रेटजी थी बच्चों, उसका अगला पार्ट है अगली वीडियो का। इसमें हमने बच्चों क्या किया था कि 100 नंबर के 100 अंकों के क्वेश्चन, और आपने भी पढ़ने का वादा किया था, हमने भी पढ़ाने का वादा किया था बच्चों। तो खंड का हम हल कर रहे थे आज सुबह से ही बच्चों। आज सुबह से खंड का हल कर रहे थे जो 50 नंबर का होता है। इसमें हमने बच्चों आप लोग का पहला क्वेश्चन जो 5, दूसरा क्वेश्चन जो 5 नंबर का है, तीसरा क्वेश्चन जो आप लोग का बच्चों 10 नंबर का है, और अब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चों आप लोग का चौथा क्वेश्चन जो कि आप लोग का 10 नंबर का है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम में जो भी आपके निर्धारित पद्यांश हैं, वो 5 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे। शब्द सीमा आपकी 80 होती है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़? शब्द सीमा क्या होती है बच्चों? 80 होती है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लेंगे। इसके बाद बच्चों आप लोग का देखिए, ए पार्ट 5वां, 6वां और 7वां, इसकी मात्र एक ही वीडियो बनाऊंगा बेटा। ठीक है, एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, एक ही वीडियो में 10-10-20 नंबर का काम हो जाएगा बेटा। 20 नंबर के लिए एक वीडियो आप लोग को बनाऊंगा बेटा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया बेटा? सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा? चलिए, इसकी एक ही वीडियो बनाऊंगा बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोग का वो। ठीक है, तो ये आप लोग का, ठीक है बच्चों, ये अगला पार्ट क्या है बच्चों? पद्यांश का बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश की जो बच्चों योजना है, इस पर प्रकाश डालना है। फिलहाल हमारा ये है बच्चों, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, ये है हमारा। पहले इन्हें पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, क्या करेंगे? पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद समझेंगे कि किस चैप्टर से है। यही चीज़ मैं आप लोग को पहले से ही कहता हूँ कि चैप्टर आप लोग को जरूर देख लेने हैं। जैसे मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए। ठीक है बच्चों, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह के बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। ठीक है, कह रहा है बच्चों कि जाके सारी जो मेरी दुख कथा है वो किसको सुना दे बच्चों? शाम को सुना दे। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग का। पढ़ने के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस चैप्टर का आप लोग को ये दिया गया है, किस चैप्टर से आप लोग का बच्चों दिया गया है। क्लियर है? ठीक है, चलिए, अब बच्चों पढ़ने के बाद यदि आप ये समझ गए किस चैप्टर से दिया है, तो संदर्भ आप लिख लेंगे बेटा। क्या लिख लेंगे? संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसके लेखक कौन है बच्चों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता से उद्धृत है बच्चों। तो इस तरीके से आप संदर्भ लिख लेंगे। ठीक है, फिर प्रसंग बच्चों, इसका जो मेन भाव निकलेगा उसी को देखते हुए हम प्रसंग लिखेंगे। इसमें क्या हुआ है बच्चों कि राधा ने क्या किया है, प्रातःकालीन जो सुबह का समय होता है बच्चों, प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया है। उसने सुबह सुबह ही पवन को फटकार लगाया है। ठीक है, क्या कहा है बच्चा? पवन को उन्होंने फटकार लगाया है। राधा को लगता है कि प्रातःकालीन की सुगंधित वायु उसके दुख को और अधिक बढ़ा दे रही है। ठीक है बच्चों, क्या कर रही है? उसके दुख को और बढ़ा दे रही है। तो आइए बेटा देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। वही सेम चीज़ है प्रस्तुत पद्यांश में। राधा, ठीक है, के द्वारा पवन को दूतिका मानकर कृष्ण के लिए संदेश भेजा जा रहा है। इसमें वह क्या कर लेती है बच्चों? कृष्ण को संदेश भेज रही है। ठीक है, क्या करती है बच्चों? कृष्ण को संदेश भेजती हुए पवन के मार्ग में पड़ने वाले सुषमा का वर्णन करते हुए उसे उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती है। तो ये चीज़ आप समझ गए बेटा। ठीक है, व्याख्या करेंगे, पढ़ पढ़ के करेंगे बच्चों। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज नेत्र वाले, कहने का मतलब ये है कि वो कह देंगी पवन से अपनी विरह व्याथा बताती हुई। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा बेटा। वो कह रहे हैं कि पवन से अपनी विरह व्यथा बताती हुई राधा कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण ब्रज के इस वन को छोड़कर जाने के पश्चात
फिर यहाँ नहीं आए और न तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश ही भेजा है। सीधे सीधे है बच्चों, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, और न ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। क्लियर है बच्चों? नहीं अब तक वो वापस आए हैं और न ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। आगे देखें बेटा, इतना तो आप लोग का जो था बच्चों, ये अंडरलाइन था। अंडरलाइन का मतलब ये होता है बेटा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आपको करना पड़ेगा। फिर आगे बच्चों, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, यानी कह रहे हैं कि उनसे बिछड़कर मेरी दशा जो है अत्यंत खराब हो गई है, दयनीय हो गई है, और मैं रोते रोते बावली अर्थात बच्चों पागल हो रही हूँ। वह कह रही हैं कि मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। वो कह रहे हैं जाके सब दुख की जो मेरी कथा है वो किसे सुना दे? श्याम को तू सुना दे। अर्थात बच्चों तुम जाकर मेरे इन दुखों से उन्हें अवगत कराना। पवन को कह रही हैं, पवन को दूतिका मानकर राधा जी कह रही हैं बच्चों की हे पवन जी, आप जाकर हमारी इस विरह व्यथा को, हमारी इस बच्चों जो पागल जैसी दशा हो गई है, मैं रोते रोते पागल हो गई हूँ, इन सब चीज़ों से उन्हें अवगत करा दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चा? तो अर्थ आराम से आप निकाल लेंगे बेटा। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थ भी मैंने यहाँ पे लाया हुआ था। ठीक है, आप सभी बच्चों के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना जिन्हें कोई दिक्कत होगी बेटा। काव्य पक्षी, एक चीज़ बता दूं बेटा, ये 10 नंबरों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो हो रहा है आप लोग का। सॉरी, यहाँ पे 100 लिख दिया, 10 नंबरों के लिए। कितने नंबरों के लिए बेटा? 10 नंबरों के लिए, क्योंकि आप लोग का बच्चों जितने भी इम्पोर्टेंट पद्यांश से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे को यहाँ पे कवर करने की कोशिश मैंने की है। भाव पक्ष देख लें बच्चों काव्य सौंदर्य में। राधा प्रिय विरह से उत्पन्न व्याकुलता के विषय में पवन को बताते हुए उसे उसके संदेश को शीघ्र अतिशीघ्र प्रिय तक पहुंचाने के लिए कहती हैं। यहाँ पे रस जो है बच्चों, आप लोग को श्रृंगार ही रस है, लेकिन दो तरह का श्रृंगार रस होता है जो कि वियोग श्रृंगार है। कला पक्ष की बात करें बच्चों, कला पक्ष की भाषा जो होगी आपकी खड़ी बोली होगी, शैली प्रबंध होगी, छंद आपका मंदाक्रांता होगा, अलंकार बच्चों उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, अंत्यानुप्रकाश एवं मानवीकरण होगा। ठीक है बच्चों। गुण की बात करें बच्चों, प्रसाद होगा, शब्द शक्ति अविद्या होगी। ठीक है, ओके डियर। तो ये सारी चीजें राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भेजती हैं बच्चों? पवन के द्वारा भेजती हैं। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है बच्चों? कृष्ण का सौंदर्य कैसा है बच्चों? नवीन बादल के समान शोभायमान है और उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या पहले हो चुकी है। राधा की मनोदशा को वर्णन कीजिए। राधा कृष्ण से बिछड़कर ठीक है अत्यंत दयनीय हो गई हैं, कृष्ण के विरह में रोते रोते पागल हो गई हैं। वो कहती हैं कि जब से कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए हैं तब से वह न स्वयं आए हैं और न ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। इसी कारण रोते रोते उनकी दशा पागलों जैसी हो गई है। ठीक है बच्चों, उपयुक्त पदांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आपको पता ही है, पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि शीर्षक पवन दूतिका है बेटा, और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है। आई थिंक कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं कि बच्चों कहीं पे भी, सॉरी मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ बेटा, फिर इसका अर्थ बताता हूँ। ठीक है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद लो श्रांति खोना, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई दुखद जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भुतांगना को। आइए बेटा, संदर्भ तो आप लोग लिख लेंगे, इसके अर्थ की तरफ चलते हैं बच्चों। कह रहे हैं राधा जी, ठीक है, कि कृष्ण की विरह में तो पहले से ही बच्चों राधा जी हमारी क्या है बच्चों? ठीक है, बिल्कुल पागल सी हो गई हैं। राधा जी कह रही हैं कृष्ण की विरह में अग्नि में जलती हुई राधा पवन दूतिका को समझा रही हैं। पवन को क्या कर रही हैं बच्चों? समझा रही हैं। समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए,
मार्ग में यदि कोई लाजवंती महिला दिखाई दे, ठीक है बच्चों, तो क्या करना है बच्चों, उसे उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, होने देना विकृत वसना तो न सुंदरी को, उसके वस्त्रों को न उड़ने देना, उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, ठीक है। जो थोड़ी भी भ्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना, यदि वह थोड़ी सी थकी हुई हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना, ठीक है। ओके डियर, चलिए, होठों की और कमल मुख की मलिनताएं मिटाना, कह रहे हैं बच्चों कि राधे जी क्या करेंगे, साथ ही उसके होठों और कमल सदृश दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को हर लेना, ठीक है। अब यहाँ बच्चों देख सकते हैं आप लोग क्या है, ठीक है, कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कह रहे हैं बच्चों कि राधा पवन से अभी कहती हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखाई दे तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर उसे अपने स्पर्श से उसकी थकान को मिटा देना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे उसके पास पहुंच के आपको स्पर्श से, सीधे सीधे कह रहा है बच्चों, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो क्या करना है बच्चों, उसकी क्लांतियों को मिटा देना है, जो भी उसकी बच्चों क्या है, थकान है, ठीक है, क्या है बच्चों, थकान है, उसकी क्लांतियां बच्चों, सीधे सीधे यही तो बात है ना, थकान को मिटा देना है, ठीक है। ओके डियर, चलिए अब आगे देखें बच्चों, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग, जस्ट 1 मिनट डियर, जस्ट 1 मिनट, हाँ ठीक है, ओके। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भुतांगना को, करें बच्चों कि यदि क्या हो बच्चा, आप लोग का ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं बच्चों, राधा जी कह रही हैं कि साथ ही आकाश में बादल के दिखाई देने पर, जाता कोई जलद, यदि कोई बादल जा रहा है या फिर बादल दिखाई दे रहा है बच्चों, तो बादल के दिखाई देने पर यदि हो व्योम में तो उसे ला, ठीक है, यानी कि बादल के दिखाई देने पर उसे पास लाकर क्या करना है बच्चों, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भुतांगना को, अर्थात बच्चों लाकर उसकी छाया के द्वारा उसकी थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना है, भुतांगना का मतलब समझ गए आप बेटा, ठीक है, उसे आराम पहुंचाना है, ठीक है, क्लियर है। काव्य सौंदर्य की बात करेंगे बच्चों, भाव पक्ष है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, आप संदर्भ लिख ही लेंगे बेटा, ठीक है, संदर्भ अच्छी तरीके से आप लोग को लिखना बताया, ठीक है, संदर्भ आप लोग लिख लेंगे बच्चों। प्रसंग आप लोग को पता ही है इसमें क्या कहा गया है, इसमें प्रसंग क्या है बच्चों की, राधा पवन को दूतिका बनाकर कृष्ण के पास भेजते हुए उन्हें मार्ग में मिले जो पथिक हैं बच्चों, ठीक है, उनको उपकार करते हुए जाने की प्रेरणा देती है, करें कि मार्ग में यदि कोई भी पथिक आपको दिखाई दे तो उनका तिरस्कार न करके उनका उपकार करते हुए आपको जाना है, अपने दुख में भी उन्हें अन्य लोगों की दुख की चिंता है, राधा जी हमारी ऐसी थी, वो उतनी विरह वेदना में थी फिर भी उनको अन्य लोगों की दुख की चिंता थी बच्चों, ठीक है। यहाँ व्याख्या आपको अच्छी तरीके से मैंने पहले ही बता दिया बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। काव्य सौंदर्य भाव पक्ष पहले ही बताया था आप लोग को। प्रस्तुत पदार्थ में कवि ने विरहणी राधा को पर पीड़ा से व्यतीत दिखाया है, और जो रस है यहाँ पे भी श्रृंगार ही रस होगा, लेकिन श्रृंगार का कौन सा रस बच्चों, वियोग श्रृंगार होगा। कला पक्ष आप लोग का भाषा जो होगी खड़ी बोली, शैली प्रबंध है बच्चों, छंद आप लोग का मंदाक्रांता होगा, आप लोग जब भी छंद पढ़े होंगे तो आपने इस चीज को ध्यान से देखा होगा बेटा, ठीक है। अलंकार आप लोग ने देख ही लिया होगा कि कौन सा अलंकार है बेटा, रूपक अलंकार है, यहाँ पे कौन सा अलंकार, रूपक है, पुनरुक्ति प्रकाश है और मानवीकरण भी है। गुण की बात करें, प्रसाद शब्द शक्ति आपकी अभिधा, इसमें जितना भी पार्ट दिया है बेटा सब में शब्द शक्ति अभिधा ही होगी, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्रस्तुत पदांत का संदर्भ लिखिए, संदर्भ हो गया बेटा प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पदांत हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पदांश का केंद्रीय भाव लिखिए, केंद्रीय भाव क्या होगा बेटा, कि इसमें कवि ने नायिका के द्वारा पवन को कही गई बातों के माध्यम से परोपकार की भावना को महत्व दिया है, सही बात है, इतनी पीड़ा में फिर भी करें कि रास्ते में यदि कोई आपको मिल जाए तो उसके ऊपर जरूर आप क्या करना बेटा, उसका परोपकार करना, मतलब उनकी सहायता करना, यही परोपकार की भावना दिख जा रही है बच्चों। नायिका द्वारा स्वयं की पीड़ा से पहले दूसरों की पीड़ा एवं दुख और कष्टों को दूर करने का संदेश दिया गया है। नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है, नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति स्नेह एवं प्रेम का आचरण अपनाने को कहती है। यदि उसे मार्ग में कोई लज्जाशिला महिला मिले तो वह उसे उसके वस्त्रों को न उड़ाए, यदि उसे थोड़ी थकी हुई उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान और मुख की मलिनता को हर लेना। ये कहा था
किसने कहा था बच्चों? राधा जी ने कहा था। किसने कहा था? राधा जी ने कहा था। क्लियर हो गया बेटा ये चीज? क्लियर है सभी बच्चों का? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो हो ही चुका है बेटा, ठीक है। अब प्रस्तुत पदार्थ के शिल्प सौंदर्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रस्तुत पदार्थ में कवि ने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। पुनरुक्ति प्रकाश व मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग करके पदार्थ के भाव सौंदर्य की वृद्धि कर दी। जब भी ये पूछ दे बेटा शिल्प सौंदर्य, तो समझिए कि काव्य सौंदर्य पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या क्या हमने बताया कि क्या क्या खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, प्रबंध शैली है, यहाँ पे बच्चों अलंकार के बारे में बताया। सीधे सीधे मतलब है सर, इस शिल्प सौंदर्य का मतलब काव्य सौंदर्य से है। समझ गए बेटा? कर लोगे? काव्य सौंदर्य ही समझ जाइए इसे। क्या समझ जाइए? काव्य सौंदर्य ही आप समझ जाएंगे। ओके डियर, चलिए अगला आ गया बेटा, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। ठीक है बच्चों, समर्पण लो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग। कह रहे हैं बच्चों, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, इसी पद तल में विगत विकार, ठीक है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, बनो संस्कृति के संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। ठीक है बच्चों, सुमन के खेलो सुंदर खेल। काफी इंपॉर्टेंट पैसेज है बच्चों, मैं आज ही आप लोग को ये बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पैसेज है, तो आप लोग ध्यान देंगे इस पैसेज पे, इंपॉर्टेंट पैसेज है। वैसे तो बच्चों जो भी पैसेज ज़्यादा लिया नहीं हूँ इसमें, कुछ ही पैसेज लिया हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है आप लोग के गद्य के जैसे बच्चों, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है आप लोग के गद्य के जैसे, इसलिए हमने कुछ ही पैसेज लिया है बेटा, ठीक है। लेकिन जो भी पैसेज लिया इंपॉर्टेंट पैसेज है, ताकि आप लोग का, ठीक है, कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। आइए बेटा इसका अर्थ निकालते हैं, ठीक है। इसका पहले क्या करते हैं बच्चों? व्याख्या कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं बच्चों? व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या तो आपने पढ़कर ही कर लिया होगा, ठीक है, या फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। समर्पण लो सेवा का सार, यानी बच्चों, ठीक है, सजल संस्कृति का यह पतवार। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि काफ़ी आसान है आप लोग का यह, ठीक है, ठीक है, काफ़ी आसान है क्वेश्चन। का उपयुक्त पदांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दी। समर्पण लो सेवा का सार किसने किससे कहा है? तो बच्चों देखिए, समर्पण लो सेवा का सार या श्रद्धा ने मनु से कहा है कि वह स्वयं को मनु के जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर लेने की इच्छा व्यक्त करती है, अर्थात समर्पण कर लेने की इच्छा व्यतीत करती है बच्चों, ठीक है। ये चीज हो गई। वनोज संस्कृति के मूल रहस्य किसके लिए किसने कहा है? तो बच्चों ये वनोज संस्कृति के मूल रहस्य मनु के लिए श्रद्धा, ठीक है, मनु के लिए कहा गया है। श्रद्धा मनु से स्वयं को पत्नी के रूप में स्वीकार कर इस निर्जन संसार में मानव की उत्पत्ति का मूलाधार बनने का आग्रह करती है। विश्व भर सौरभ से भर जाए क्या आशय है? विश्व भर सौरभ से भर जाए का आशय यह है कि सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूप सुगंधित पुष्पों से सुवासित हो उठेगा और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी। समझ में आ रहा है बेटा ये चीज? ठीक है, ये चीज समझ में आ गया तो देखिए एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चा, इन्हें आप देख कर भी समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हे जग जीवन के कर्णधार, चीर जन्म न मरण के, ठीक है बच्चों, जन्म मरण के, यहाँ जन्म होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? जन्म होना चाहिए बच्चों। जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन का नौका विहार, शाश्वत जीवन का बच्चों क्या कह रहे हैं? नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का शाश्वत प्रमाण, करता तुझको अमृतत्व दान। ठीक है, संदर्भ लिखना होगा बेटा, आसानी से लिख लोगे। संदर्भ लिखना होगा तो लिख लोगे, इसका संदर्भ सभी बच्चे लिख लोगे। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि लिख लोगे बेटा संदर्भ। मैं आप लोग को इसके पहले पद्य का भी संदर्भ बताया हूं, अब गद्य का भी बच्चों मैंने आप लोग को पहला बताया था आप लोग को, ठीक है। जल्दी से बताइए बेटा कि लिख लेंगे। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर। ओके डियर, लिख भी लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि काफी मेहनत से आप लोग को ये चीज बताई गई है। फिलहाल बच्चों चलेंगे, ठीक है, इसके संदर्भ की तरफ मैं एक बार फिर से संदर्भ बता देना चाहूंगा कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है बच्चों, में संकलित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक से उद्धृत है बच्चों। ये कहाँ से लिया गया है? नौका विहार से। लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। अब तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज बताइए
कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे बेटा, ठीक है। तब तक मैं इसके प्रसंग की बात कर लूं बेटा। देखिए, इसको पढ़ने के बाद आपने सुना होगा, देखा होगा कि प्रस्तुत पदांश में कवि ने नौका विहार का वर्णन करते हुए दोनों तटों के प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम चित्र अंकित किया है। आप लोगों से एक प्रश्न पूछा हूं, सभी बच्चे जो लाइव हैं, कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं। सभी बच्चे बताएंगे बच्चों, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है बच्चों। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, देखते हैं किसका पहले जवाब आता है बच्चों, ठीक है। क्लियर है, चलिए तब तक बच्चों हम इसके अर्थ के तरफ चलें। हुआ क्या है कि कवि की नाव जब गंगा के मध्य और धार में पहुंचती है बच्चों, हे जगजीवन के कर्णधार, ठीक है, जब मध्य में पहुंचती है बच्चों तो होता क्या है, वहां से चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए रेतीले तट स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। जो वहां पे बच्चों, वहां पे तट है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भाव को समझिएगा, अर्थ को समझिएगा बच्चों, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। यदि आप रटने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लोग को रटना नहीं है बच्चों, ठीक है। आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से समझकर जाके वहां पे बस लिख देना है। ध्यान से आप लोग मेरे अर्थ को समझ लीजिएगा बेटा, ठीक है। कह रहे हैं बच्चों, जब वो सब देख लेते हैं बच्चों तो ठीक है, तो दोनों कवि को दूर से दिखते हुए दोनों किनारे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हैं बच्चों। आलिंगन करने का मतलब आप समझते हो ना बेटा, गले लगाना चाहते हैं। आलिंगन करने का मतलब क्या होता है, गले लगाना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या करना चाहते हैं, वो गले लगाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला रखी है, ठीक है। उन्होंने क्या किया बच्चा, अपनी दोनों बाहें क्या कर ली हैं, उन्होंने फैला ली हैं बच्चों, ठीक है। दूर क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी बच्चों क्या है बच्चों, भौहें धरती को एकटक निहार रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वे धरती को क्या कर रहे हैं बच्चों, एकटक निहारने का काम कर रहे हैं। कभी आगे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कि वहां पास ही एक द्वीप है। क्या है बच्चों, वहां पास ही एक द्वीप है, ठीक है। फिर से एक बार अर्थ समझ लो बेटा, मुझे लग रहा है आप लोग को ये अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि दोबारा बता दें बेटा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप सभी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है अर्थ, एक बार बोलो कि यस सर समझा दीजिए। अभी तक तो मैं वैसे ही बता रहा था बेटा, अब एक एक लाइन वाइज आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। बोलो, यहाँ पे देखो लाइन, हे जगजीवन के कर्णधार, यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, कवि कहते हैं कि संसार रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर, जग जीवन के कर्णधार, जो संसार रूपी बच्चों नौका को चलाने वाले ईश्वर हैं, उनकी गति के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। चीर जन्म मरण के आर पार, कह रहे हैं बच्चों, चीर जन्म मरण के आर पार जनन, ठीक है। जनन का मतलब आपको पता ही है बच्चों। कहने का मतलब ये है बच्चों कि कह रहे हैं कि जीवन की गति में जन्म और मृत्यु का शाश्वत कर्म बनाए रखते हैं, ठीक है। यही चीज है बच्चों, शाश्वत जीवन नौका विहार में भूल गया अस्तित्व ज्ञान। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जीवन रूपी नौका विहार निरंतर होता रहता है, और इसे देखकर जो अस्तित्व का ज्ञान होता है इसे मैं भूल गया हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतत्व ज्ञान। अर्थात कवि कहते हैं कि चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का सत्ता का ज्ञान भूल गया हूँ, ठीक है। क्या किया हूँ बच्चों, ज्ञान भूल गया हूँ, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतत्व ज्ञान, यानी जीवन की शाश्वता का जलधारा रूपी यह जो शाश्वत प्रमाण है बच्चों, मुझे अमृतत्व प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बच्चों, अमृतत्व। प्रसंग आप लिख ही लेंगे बच्चों, नौका विहार का यहाँ पे वर्णन किया गया है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्रसंग यहाँ पे दिया है, कविता शीर्षक और कवि का नाम आपको पता है क्या है बच्चों, नौका विहार, और कवि आपके सुमित्रा नंदन पंस, रेखांकित अंश की व्याख्या आपने देखा, ठीक है। क्या है बच्चों, ये है क्या, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान में, जो अस्तित्व था मेरा वह मैं भूल गया हूँ। इतना जो नौका विहार का उन्होंने वर्णन देखा बेटा, उसको देख कर अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण और जीवन का यही शाश्वतता है, करता मुझको अमृतत्व दान, जो कि मुझे अमृतत्व का दान कर रहा है बच्चों। कर्णधार,
तथा शाश्वत शब्द का अर्थ लिखे। कर्णधार शब्द का अर्थ है मांझी, नाव को पार लगाने वाला, तथा शाश्वत शब्द का अर्थ है सदा बना रहने वाला, जो सदा से चला आ रहा हो। किस अदृश्य सत्ता की ओर पंत जी का संकेत है बच्चों? ठीक है, तो पंत जी ने ईश्वर की अदृश्य सत्ता की ओर संकेत करते हुए कहा है कि ईश्वर रूपी नाविक जीवन रूपी नौका को चलाता है। जग जीवन के कर्मधार का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों जग जीवन का जो कर्मधार है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो संसार है, संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर से, जो कि जीवन की गति में जन्म और मृत्यु का शाश्वत नियम बनाए रखते हैं, शाश्वतता बनाए रखते हैं। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दें सजकर मोह स्मृति के पार। बच्चों अगला आ गया, काफी इंपोर्टेंट है। वेरी गुड डियर, वेरी गुड। ठीक है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान तलवार है, ठीक है, विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दें तजकर मोह स्मृति के पार। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं तजकर, ठीक है, सॉरी, ठीक है, क्या करना है बच्चों आपको? तजकर मोह स्मृति के पार। ठीक है, मनुष्य को सावधान किया जा रहा है बच्चों कि यदि विज्ञान तलवार है तो इसे फेंक दें, और क्या करना है आपको? मोह के स्मृति पार को तज देना। हो चुका है सिर्फ तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। ठीक है, वेरी गुड डियर, वेरी गुड दीपू चौधरी जी। ठीक है, वेरी गुड डियर। संदर्भ पूर्वक रहेगा बच्चों। प्रसंग में क्या बताना चाहते हैं कभी आप लोग एक बार स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए बेटा। शुरू से आप इन्हें एक बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कवि ने विज्ञान के नकारात्मक व विनाशकारी परिणामों के प्रति मानव को सचेत करने का प्रयास किया है। समझ में आ रहा है बेटा? मानव को सचेत करने का प्रयास किया है। व्याख्या करें बच्चों। कवि दिनकर जी कहते हैं कि विज्ञान के माध्यम से मानव ने प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए अनेक ऐसे नए उपकरणों एवं प्रयोगों को विकसित किया है जिससे वह प्रकृति को नियमित कर सके। प्रकृति को नियमित करने की इच्छा ने जिन नवीन वैज्ञानिक उपकरणों एवं खोजों को जन्म दिया, उनसे वातावरण में विनाश की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। वातावरण में कैसी परिस्थिति आ गई बच्चों? विनाश की परिस्थिति, जिससे विज्ञान का दुरुपयोग मानव के लिए कल्याणकारी साधनों के विकास का कारण बन सकता है। ध्यान से समझो। सावधान मनुष्य कह रहा है कि मनुष्य सावधान हो जाइए। ठीक है, वेरी गुड डियर, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सावधान मनुष्य यानी कि हे मनुष्य सावधान हो जाओ। यदि विज्ञान है तलवार, यदि विज्ञान तलवार है तो इसे फेंक दें। इसे आपको फेंक देना है तजकर मोह स्मृति के द्वार। जो ये मोह माया के चक्कर में आप पड़े हैं, इसको छोड़ दीजिए। यदि विज्ञान रियल में तलवार है तो इसे फेंक दीजिए। हो चुका है सिद्ध, हो चुका है सिद्ध, तू है शिशु अभी अज्ञान। करें कि यह सिद्ध हो चुका है, लेकिन तू अभी तो शिशु है, तू अभी अज्ञान है। फूल कांटों की तुझे अभी नहीं पहचान, और तुझे तो इतना भी नहीं पता है कि फूल और कांटे में अंतर क्या है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, तू हाथ में लेकर तलवार को नहीं खेल सकता। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार, और तू अपना ही अंग काट लेगा यह धार इतनी तीखी। अर्थात कहने का मतलब है विज्ञान का दुरुपयोग मानव के कल्याणकारी साधनों के विनाश का कारण बन सकता है। समझ गए बेटा? अर्थ समझ में आया आपकी बार? ठीक है, चलिए व्याख्या बच्चों हो गया। ठीक है, अब ये तुम पूरा पूरा मैंने व्याख्या बता दिया। ठीक है, काव्य सौंदर्य में आ जाए। भाव पक्ष, कवि ने विज्ञान के विध्वंसक पक्ष को रेखांकित किया है, स्पष्ट किया है कि विज्ञान एक ऐसी तीक्ष्ण तलवार साबित हो सकता है जो अपने निर्माता को ही घायल कर दे। सही बात है बच्चों। ठीक है, निर्माता को ही घायल कर दे। रस जो है बच्चों, वीर और शांत रस दोनों इसमें है। कला पक्ष की बात करें, भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली है बच्चों। ठीक है, शैली प्रबंधात्मक है आप लोग की बच्चों, और छंद है आप लोग का मुक्त, अलंकार है, रूपक और गुण ओज है, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना है। ठीक है बच्चों, कभी मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है? कभी मनुष्य को सावधान इसलिए कर रहा है क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति को नियंत्रित करने की इच्छा से जिन नवीन वैज्ञानिक उपकरणों एवं खोजों को जन्म दिया, उनसे वातावरण में विनाश की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बच्चा, इस समय रूस और यूक्रेन का मामला चला है। मनुष्य को अज्ञानी शिशु क्यों कहा गया है? मनुष्य को अज्ञान शिशु इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति अत्यधिक मोह रखता है तथा वह विज्ञान के परिणामों के प्रति सचेत नहीं है। किसकी धार बड़ी तीखी है? विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार की धार बड़ी तीखी है। इस विज्ञान रूपी तलवार पर मनुष्य का नियंत्रण प्राप्त करना मुश्किल है।
अतः कभी मनुष्य से को आगाह करता है कि इस तलवार से खेलना छोड़ दो, क्योंकि यह मानव जाति के हित में नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या हो चुकी है बच्चों। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, ठीक है। पाठ का शीर्षक आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चों, वैसे अभिनव मनुष्य है, और कवि का नाम आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का ये वीडियो आप लोग का कंप्लीट हुआ बेटा, 10 नंबर का कंप्लीट हो गया है। और अगला पार्ट बच्चों अब सुबह में आप लोग का होगा, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। कल हम लोग शुरू करेंगे बच्चों, और शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लेंगे सारे एक टॉपिक को। ओके डियर, तो बस आज के क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।